सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिल सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ आए हैं अगेन चिराग बाफना। सो चिराग had given his exams in June, right, in June 21, and अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें अगेन चिराग has not just cleared the examinations but he has secured 84 marks in economic loss paper 6D. So yes, 80 plus marks is always an achievement and 84 is something that's a remarkable achievement. और साथ ही साथ इससे ये भी प्रूव होता है कि यार जो इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D है वो एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कंसिस्टेंटली स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। पिछले अटेम्प्ट के अंदर मेरे एक स्टूडेंट को 88 मार्क्स आए थे, इस बार चिराग को 84 मार्क्स आया है। सो दैट प्रूव्स दैट यू नो स्टूडेंट्स आर कंसिस्टेंटली सिक्योरिंग, और ऐसे और भी बच्चे हैं जिन्होंने 80 प्लस सिक्योर किया है। तो चिराग, कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसका मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली एक आंसर दें एंड गाइड करें स्टूडेंट्स को कि वो भी किस तरीके से इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G के अंदर 80 प्लस ऑप्ट कर सकते हैं, 70 प्लस ऑप्ट कर सकते हैं इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक लॉस एज देयर इलेक्टिव पेपर, राइट। Yes. तो एक एक करके मैं क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूंगा स्टूडेंट्स का, और उसी क्रोनोलॉजी में आप मुझे आंसर करते रहना ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। Okay. तो सबसे पहले चिराग, आपने इकोनॉमिक लॉस 6D का प्रिपरेशन कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था? सर हमारी ओरिजिनल एग्जाम मई 21 में ड्यू थी। तो हमको ऑफिस से स्टडी लीव वाज गिवन फ्रॉम दिसंबर 2020। तो माय प्लान वाज टू कंप्लीट ऑल द क्लासेस बिफोर द स्टडी लीव। तो मैंने नवंबर 2020 में आपकी क्लासेस ली थी व्हिच वाज फॉर सम 45 to 50 आवर्स। ओके, मतलब एंड नवंबर या then after watching the class I took a bit of pause from the subject because it was an open book exam. And again in January I touched the subject to get a glimpse of it, to get the idea of what we have studied and what is it then course. ओके। तो लाइक 6 महीने पहले, आई थिंक करीबन 6 मंथ्स बिफोर, यू टुक द क्लासेस फॉर इकोनॉमिक लॉस एंड यू Correct. सॉ द क्लासेस इन नवंबर में आपने क्लासेस देख लिए एंड फिर Correct. उसके बाद दिसंबर आपने टच नहीं करा, मतलब 1 महीना टच नहीं कर पाए, और फिर जनवरी में दोबारा से आपने इकोनॉमिक लॉस को पिकअप किया, राइट। Correct. तो Yes sir. जो आपका क्लासेस का फ्लो था वो कैसा था? काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें एक एक घंटे करके क्लासेस देखनी चाहिए और 45 डेज में कंप्लीट करना चाहिए, या एट ए फ्लो हमें हफ्ते 10 दिन में क्लासेस कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो आपका जो फ्लो था क्लासेस कवर करने का, व्हाट वाज द फ्लो? It was some 45 hours का classes था। तो मेरा टारगेट था I have to complete that in a week or max to max 10 days। तो I guess मैंने 10 days के अंदर पूरी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, ओके so that मेरा फ्लो टूटे ना, मेरे को सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप रहे। ओके। तो आपने क्लासेस करीबन हफ्ते 10 दिन में कवर अप कर लिया, एक एक साथ कवर अप कर लिया। तो इसके अंदर लाइक यस सर। पेपर 4 के 3 कॉमन चैप्टर्स थे हमारे और 3 चैप्टर्स करेक्ट। हमारे नए थे, राइट। तो आपने जब यस सर। क्लासेस देखा तो आपने इक्वल प्रायोरिटी के साथ सारे क्लासेस को देखा, या फिर इट वाज लाइक कि ठीक है यार पेपर 4 के जो चैप्टर्स है वो तो आता है, उसको एक बार रहने दो, जो 3 नए चैप्टर्स हैं पहले एक बार वो देख लेता हूँ? व्हाट वाज योर मेथडोलॉजी? बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस हमको पता नहीं था कि कितना पोर्शंस एडिशनल है इन पेपर 60 अपार्ट फ्रॉम पेपर 4। तो मैंने सोचा कि आई गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द 6 चैप्टर्स। सो दैट वाज माय आइडिया एंड मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था। एंड ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड मैंने कंपटीशन एक्ट को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। ओके, ठीक है। एंड जैन को दोबारा से आपने रिवाइज करना स्टार्ट करा। तो जैन को जब करेक्ट। आपने दोबारा इकोनॉमिक लॉस रिवाइज करना स्टार्ट करा तो आपने जो मेन क्लासेस है 45 आवर्स की वो दोबारा से देखा, या फिर आपने सिर्फ जो समरी नोट्स आपको मिला है, जो आईसीआई का स्टडी मैट है, आपने सिर्फ वहां से रीडिंग शुरू कर दी, या फिर आपने मेरे जो रिविजनरी वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, आपने उनको यूज करके रिविजन करना स्टार्ट किया? अगेन यहाँ पे आपने कौन सा अप्रोच फॉलो करा? जब मैंने जैन में वापस सब्जेक्ट को टच किया तो मैं सबसे पहले चैप्टर चालू करने के पहले मैं आपका रिवीजन वीडियोस देखता था यूट्यूब में। एंड वंस आई कंप्लीट वन पर्टिकुलर चैप्टर आई विल सी द समरी नोट, सो दैट ओके, मेरे को पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाए। राइट। तो आपने मेन क्लासेस दोबारा से ओपन अप नहीं किया, बेसिकली यू यूज्ड नो। टू सी द रिविजनरी वीडियो एंड देन आप समरी करेक्ट। नोट्स एक बार गो थ्रू कर लेते थे, राइट। यस करेक्ट। ओके। एंड व्हाट अबाउट द आईसीएस स्टडी मटेरियल? बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के अंदर कि आईसीएस स्टडी मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू दैट। सो व्हाट अबाउट द आईसीएस स्टडी मटेरियल? करेक्ट। तो जैन में जब मैंने टच किया था तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने ये फॉलो किया था कि आई विल वॉच द रिवीजन वीडियोस फर्स्ट, देन आई टच योर समरी नोट्स, एंड आफ्टर दैट आई विल टच ऑन द आईसीएस स्टडी मैट। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मैं आईसीएस स्टडी मैट में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया एंड देन आई शिफ्टेड टू आईसीएस स्टडी मैट।
ओके। चिराग, एक जो कंफ्यूजन बच्चों को रहता है इकोनॉमिक क्लास पेपर 6D के अंदर, कि सर हमें याद करने की जरूरत है या सब्जेक्ट को एक बार रीड कर लें काफी है, बिकॉज जनरली व्हाट आई एडवाइज इज किया, ठीक है आपको जितना हो सके चीजें याद करनी चाहिए, हर चीज में आपको ओपन बुक पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, वरना आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप एग्जाम हॉल में जाकर हर चीज को बुक से ढूंढ कर लिख पाए। सो एग्जैक्टली व्हाट वाज योर अप्रोच? आपने सिर्फ एक बार चीजों को रीड कर लिया, या फिर आपने उसमें एक एबीसी एनालिसिस करा कि ये मेरे को अच्छे से याद करना है, यहाँ मेरे को रीड करना है? व्हाट वाज योर अप्रोच? मैंने एक्चुअली एबीसी एनालिसिस फॉलो किया था। बिफोर स्टार्टिंग द एबीसी एनालिसिस मैंने क्या किया, मैंने आपका क्वेश्चन बैंक था विच कवर्ड ऑल द एमटीपीस एंड पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। तो मैंने वो पूरा गो थ्रू किया, तो उससे मेरे को एक आइडिया आ गया कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो मैं उन एरियाज को ओपन बुक के भरोसे नहीं जाना चाहता था, मैं उसको अच्छे से बाय हार्ट करना चाहता था, या मेमोराइज करना चाहता था, या समझना चाहता था। तो मैंने वो एरियाज को अच्छे से समराइज किया, समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ताकि मेरे को एग्जाम में बुक को ओपन करने की जरूरत ना पड़े अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए तो। एंड देन अगेन देयर वर फ्यू एरियाज जहाँ पे इंस्टीट्यूट इतनी क्वेश्चंस नहीं पूछता है, तो वहां पे मैंने ओपन बुक के भरोसे मैं अपना वो मेरी ट्रिक थी कि मैं ओपन बुक के भरोसे वहां पे जाऊँ। ओके, ठीक है, फाइन। सो यू हैव रेफर्ड द क्वेश्चन बैंक, आपने क्वेश्चन बैंक प्रॉपर्ली किया, उसके बाद आपने समरी नोट्स यूज किया, एंड देन आईसीएस स्टडी मैट को अकॉर्डिंगली आपने किया। पेपर 6D के अंदर या इलेक्टिव के अंदर मैं कहूँ तो इंडेक्स का बहुत ज्यादा इंफोसिस होता है, इंडेक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपने को इंडेक्स को यूज करना पड़ता है टू फाइंड आउट कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, आपने वो चीज अच्छे से याद नहीं कर रखी हो, एंड यू नीड टू यूज द इंडेक्स। तो आपने इंडेक्स को किस तरीके से यूज किया था? डिड यू यूज द मास्टर इंडेक्स दैट आई प्रोवाइडेड यू, या फिर आपने कुछ उसमें कुछ और भी वेरिएशंस करे थे? एंड हाउ डिड यू यूज द इंडेक्स एग्जैक्टली? या आई ऑब्वियसली यूज्ड योर मास्टर इंडेक्स। वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव था, उसमें एकदम डिटेल में दिया हुआ था कौन से पेज पे क्या चीज दी हुई है इन आईसीएस स्टडी मैट। तो अगेन उसमें मैंने थोड़े बहुत अपने खुद के मटेरियल्स ऐड किए थे, जैसे दैट इंडेक्स वाज सम 17 to 18 पेजेस। तो मैंने उसमें क्या किया, ऑन एट द स्टार्ट ऑफ एवरी चैप्टर मैंने एक बुक मार्क लगा दिया, ताकि एग्जाम में मेरे को समझ में आया कि ये क्वेश्चन इफ फॉर एग्जांपल इसमें रेरा, तो मेरे को पेपर टर्न करने की जरूरत ना हो, मैं सीधा वो बुक मार्क को ओपन करता एंड रेरा के सब कॉन्सेप्ट्स वहां से आ जाते। सो दैट वाज द थिंग आई डिड इन द मास्टर इंडेक्स। ओके। एंड आपने इकोनॉमिक लॉस के अंदर कितने रिविजन्स करे होंगे एग्जाम तक? बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट का ये एक थॉट प्रोसेस होता है कि इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से 4-5 दिन पहले एक बार रीड कर लेंगे, चले जाएंगे, हो जाएगा। बट आपके 84 मार्क्स आए हैं, तो अकॉर्डिंगली टू गेट दैट 84 मार्क्स आपने भी वही 4-5 डेज वाला सिस्टम फॉलो करा है, या व्हाट वाज द मेथडोलॉजी? नो, आफ्टर वॉचिंग द क्लासेस मैंने एटलीस्ट 3 टाइम्स सब्जेक्ट को वापस टच किया था, ताकि मेरे को उसके ऊपर ग्रिप रहे एंड मेरे को पता चले कि आईसीएम स्टडी मैथ में कहाँ पे क्या चीज है। आई वांटेड टू बी कंफर्टेबल विद द आईसीएम स्टडी मैथ। ओके, यू वांटेड टू बी कंफर्टेबल विद द आईसीएस स्टेटमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास के अंदर कि मेरा जो समरी नोट्स है वो आपके लिए काम आएगा, कि यार एमसीक्यूज वगैरह आपको रेफर ना करना पड़े ओपन बुक, एमसीक्यूज वगैरह आप क्रैक कर करेक्ट। सकते। क्वेश्चन बैंक काम आएगा कि आपको पता हो कि क्वेश्चंस की आंसर कैसे करनी है। बट आईसीआई एसएम से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो हमारे लिए भगवत गीता है उस वक्त, कि हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए आईसीआई एसएम को रेफर करना पड़ सकता है। सो बहुत जरूरी है कि हम उससे फैमिलियर रहें, एंड अगेन हम स्मार्टली इंडेक्सेशन को यूज करें, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आई थिंक इकोनॉमिक लॉज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों का, क्या क्या मटेरियल आप एग्जाम हॉल में लेके गए थे, एंड व्हाट डू यू एडवाइस कि एक बच्चे को क्या क्या मटेरियल लेके जाना चाहिए, और किस तरीके से कोई भी मटेरियल उस बच्चे के काम आएगा? ओके, अगेन इंस्टीट्यूट कोई रेस्ट्रिक्शन पुट नहीं करता है कि आप इतने नंबर ऑफ बुक्स लेके जा सकते हैं, सो हमको उस चीज का फुल एडवांटेज उठाना चाहिए। तो मैंने, आई से द नेम्स, आई टुक आईसीएस स्टडी मैथ, देन आई टुक क्वेश्चन बैंक which included past MTPs and past question paper, and for my attempt there was some new material called case study digest, तो मैं वो भी लेके गया था, and of course आपके summary notes and master index. ओके। So these are the materials which I carried, and also I prepared one of my separate material, which that was an index for the case study. मैंने उसमें क्या किया था, I prepared one table form, उसमें question numbers लिख के I mentioned the name of the chapters which were in those particular questions, and also the key names. Like for example, obviously case study में the institute uses so many names like Raghav, Raju. मैंने वहाँ पे वो names mention कर लिए थे, तो वो मेरे को बहुत beneficial रहा था एग्जाम में, वो particular index जो मैंने create किया था। ओके, एंड ये सारे मटेरियल आपके काम आए थे एग्जाम में? हाउ यू यूज रिगार्डिंग इच मटेरियल? तो ये जितने भी मटेरियल आप लेके गए, ये सारा एडवाइजेबल है बच्चों के लिए? Obviously there was not any questions from the past MTPs or past
previous year's examination, but again it is advisable to take because institute might ask, might not ask, वो हमारे हाथ में नहीं है, but अपन को लेके जाने में there is no additional burden in that. So it is advisable to take all the materials. Apart from those things, everything was useful in my examination. The summary notes, the master index, the case study digest, everything was useful for me. Yeah, because case study digest से भी I think एक क्वेश्चन सेम आया था, तो अकॉर्डिंगली आपने वहां पे एग्जैक्टली उसको यूज कर लिया होगा। और अब तो वो क्वेश्चन बैंक के अंदर भी इंक्लूडेड है, तो लाइक अगर बच्चा क्वेश्चन बैंक भी लेके जा रहा है मेरा, तो वहां पे भी उसको डाइजेस्ट लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज यूजफुल, राइट? द समरी नोट्स, द इंडेक्सेशन, एवरीथिंग। अब एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचे, व्हेन यू रीच द एग्जाम हॉल, तो अगेन इकोनॉमिक क्लॉज में अपने को टाइम एडिशनल मिलता है, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 4 आवर्स मिलता है। तो उस 4 आवर्स का आपका एग्जैक्टली क्या यूटिलाइजेशन था? आपने 4 आवर्स के अंदर 2 सवाल है मेरे यहाँ पे। एक तो जो एग्जाम से पहले 1.5 डेज मिलता है, उसमें आपने सिर्फ इकोनॉमिक लॉज ही पढ़ा है या कोई दूसरे सब्जेक्ट को भी हाथ लगाया, बिकॉज काफी बच्चे ऐसा करते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि एग्जैक्टली जो 4 आवर्स है उसमें आपका क्या अप्रोच था? व्हाट वाज योर अप्रोच एट द टाइम ऑफ राइटिंग द पेपर? हाउ यू यूटिलाइज दोस 4 आवर्स? Okay, so the first question, मैंने exam के 1.5 days पहले, I initially had a plan to touch direct tax because that was a big, huge in the size. So one day before exam, I realized that no, I should not touch direct tax. I should focus on this particular subject because अगर मैं वो half day में यहाँ पे ज़्यादा invest करता हूँ, तो I can gain 5 to 10 marks additional here. So I didn't touch direct tax on all the 1.5 days. I gave to the paper 60. And the second question, in those 4 hours, my target was one particular question in 1 hour. That was my target. And luckily, in my attempt, there was one particular question copy pasted from the case study digest. Only one particular number was changed in that. So when I saw that question, मेरे को मालूम पड़ गया था कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं किया हुआ है, and particular case study digest में ही किया हुआ है मैंने. So what I did is I created one index of the case study digest. तो मैंने उसको use किया. And I invested some 5 to 10 minutes for that to jot down that question so that मेरे को अगर वो question मिल जाए, I can just copy paste the answers. I need not search in the ICS study mat. So I guess within 7 to 8 minutes मेरे को question मिल गया था in the case study digest. Then I saw the questions again. I saw it was completely copy pasted. Only one particular number was changed in that. So accordingly मैंने भी मेरे आंसर में वो particular number change कर दिया था. Everything else was copy pasted from the case study digest. तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा time का benefit हो गया था. I completed my first question in 45 minutes. Then that 15 minutes I used for the other questions where I had some kind of problem in the examination. So वो चीज मेरे को वहाँ पे काम आ गई थी. And again my target was one question 1 hour. So I was going as per the target till the end. Only for one particular question I had to take some extra time. Okay, so that was the approach. And right, regarding presentation, आपने presentation पे भी ध्यान दिया कि आपने normally बस answers लिख दिए, या फिर you had that emphasis on presentation as well कि यार मेरे को presentation अच्छा रखना है, सिर्फ नकल नहीं मारना है, या फिर मेरे को जो concepts याद है वो नहीं लिखना है खाली? No, the paper being a bit lengthy and we had 4 hours, मैंने इतना concentrate नहीं किया presentation पे. I had the thing clear in my mind that मेरे को इस particular time में ये particular question complete करना है. So I did not concentrate much on the presentation. Okay, you did not concentrated much on the presentation. Yeah. But फिर भी मेरा जनरल एडवाइस रहता है बच्चों से कि थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे दो, थोड़ा बहुत हो सके तो। जैसे लॉ में आप आंसर डिवाइड करके लिखते हैं, इश्यूज, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, एटलीस्ट उस ब्रेकअप के साथ आप आंसर्स को लिखो। तो दैट्स माय जनरल एडवाइस। हालांकि चिराग वाज वेरी क्लियर इन हिज कॉन्सेप्ट्स एंड ही हैड रिवाइज्ड द सब्जेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ही हैड यूज्ड द रिसोर्सेज ब्यूटीफुली, तो उसने वहां पे इतना एम्फेसिस नहीं करा प्रेजेंटेशन के ऊपर। बट अगेन इट्स एडवाइजेबल कि आप करें, राइट? मे बी अगर चिराग करता तो उसके 88, 80, 90 मार्क्स आ जाते, तो वो एक डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो जाता अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दे सकें, राइट? या सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड फ्रॉम योर साइड चिराग कि ओके, लाइक इकोनॉमिक लॉस के बारे में, पेपर 6D के बारे में कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो अपनी तरफ से? So usually what students do is वो लोग सोचते हैं कि पेपर 6 is an open book exam, तो उस पर इतना concentration नहीं देते. They rather give on the subject like audit or direct tax, जो बहुत lengthy है पढ़ने में, and also FR. So मेरी approach was very clear from the start that all the 8 papers will be similar for me. Obviously, I'll have some kind of lower hand in, I'll have a bit smoothness in the paper 6. So वो चीज मेरे दिमाग में थी, and I did not reduce the number of revisions for this particular paper because if I'm comfortable in this, मेरे aggregate में कोई problem नहीं होगा. ये मेरे दिमाग में एकदम clear था. And once I wrote the exam, मेरे को ये clear हो गया था कि मैं aggregate में मेरे को कोई problem नहीं होने वाला है क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया था overall. So do not neglect this particular subject. Don't take it as an open book. So ठीक है हम लोग कर लेंगे, एग्जाम के 4 दिन पहले करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसे नहीं है.
यू शुड नो द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए आईसीए के स्टडी मैट में कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सी चीज बार बार पूछी जाती है, कौन सी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाता है, ये सब हमको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इन नंबर ऑफ रिविजन, एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल विल हैव, इट इज एडवाइजेबल टू राइट वन पर्टिकुलर मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। मैंने भी अपने ऑल द 8 सब्जेक्ट्स के लिए एक मॉक टेस्ट लिखी थी बिफोर द एग्जामिनेशन, सो विच हेल्प मी टू मैनेज माई टाइम, बिकॉज इन द मॉक टेस्ट देयर वाज मेनी पेपर्स व्हिच आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट ऑन टाइम। तो मेरे को वहाँ पे थोड़ी प्लानिंग का आइडिया मिला कि ठीक है इसको ऐसे कर सकते हैं, उसको वैसे कर सकते हैं। So that was advisable. That is advisable to write a particular mock test for all the 8 papers. ओके, सो अगेन जब चिराग ने टेस्ट की बात करी तो यहाँ पे एक न्यूज और देना चाहता हूँ मैं बच्चों को कि हमारा जो खुद का टेस्ट का प्लेटफॉर्म है अपना मेंटर, उसके अंदर पहले इकोनॉमिक लॉज के टेस्ट नहीं थे, अब इकोनॉमिक लॉज के भी सारे चैप्टर वाइज और 100 मार्क के टेस्ट पेपर्स वहाँ अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आप बहुत सारा टेस्ट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू नाउ हैव द ऑप्शन टू डू दैट फॉर इकोनॉमिक लॉज एज वेल। राइट, एक चीज लास्ट आपसे पूछना चाहता हूँ चिराग, जैसे आपने बताया कि पता होना चाहिए स्टडी मैट में क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, क्या कम रेलिवेंट है, क्या ज्यादा रेलिवेंट है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। राइट, अब इसके अंदर आपने कैसे पता लगाया? एक तो मैंने क्लासेस के अंदर आपको गाइड किया था साथ साथ कि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, मैंने आपको मार्क कराए थे। आपने सिर्फ उसी मार्किंग को यूज करा या फिर आपने अपनी तरफ से भी कोई एडिशनल एनालिसिस किया था? बेसिक माई बेस वाज योर मार्किंग्स। आपने क्लासेस में बता दिया था कि इस चीज को वी कैन फॉलो पेज नंबर टेक्निक करके, सो दैट वाज फिक्स्ड फॉर मी। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक एंड आल्सो फ्रॉम द केस स्टडी डाइजेस्ट, मेरे को मालूम पड़ रहा था कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं एंड ये पर्टिकुलर एरियाज में कोई क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स। तो मैंने वहां पे जो क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे थे, मैंने खाली एक बार देख लिया था। जब मैंने फर्स्ट और सेकंड रिवीजन किया था, मैंने आइडिया ला लिया था कि ये यहाँ पे ये चीज है, इस चीज को ऐसा आंसर किया जा सकता है। बट अगेन आई डिड नॉट रिमेंबर द प्रोविजंस बिकॉज इट वाज वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट एज फॉर मी, बिकॉज इट वाज नॉट आस्क्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स। तो मैंने उन पर्टिकुलर चीजों के लिए पेज नंबर टेक्निक फॉलो किया था, and obviously you gave some page number techniques and I made some additions to that after going through all the questions. So that was my approach for this thing. ओके, एक लास्ट सवाल चिराग आपके लिए। Yes. जैसे कि मान लीजिए एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपने समरी नोट से पढ़ा हुआ है, आपने आईसीआईएसएम से पढ़ा हुआ है, यू नो दैट कॉन्सेप्ट, you have good knowledge of that concept. For example, question is asked on the definition of PRI and you are well versed with that, right? Yes. तो अब आपने सीधा सीधा आंसर लिख दिया वहां पे, यार ये तो मेरे को आता है, मेरे को बुक खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देता हूँ। या आपने उस चीज के लिए भी बोला कि ठीक है यार बुक खोल लेता हूँ, वहां से कुछ लैंग्वेज वगैरह देख लेता हूँ, या फिर आपका कॉन्सेप्ट था कि ठीक है जो आता है वो खुद से लिख लो, जो नहीं आता सिर्फ उसी में बुक ओपन करूंगा? सर ये थिंग डिपेंड करती है हम कौन से पेज से जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में आई सेव 15 मिनट्स, तो आई हैड अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर मेरे को कहीं डिले हो जाए तो मैं उसको कवर अप कर सकता हूँ आगे जाके। तो अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन मेरे को पता है कि दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट देन टू आई मेड श्योर दैट मैं उसको एक बार क्रॉस चेक कर लूँ मेरे आईसीए स्टडी मैट से, बिकॉज इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू फाइंड द थिंग्स इन द आईसीए स्टडी मैट। इट डिडंट टेक मच ऑफ अ टाइम फॉर मी, सो मैंने वहां पे भी थोड़ा आईसीए स्टडी मैट को रेफर किया। ओके, एंड अगेन इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में आपको लगता है Yes, टाइम sir. है तो जरूर रेफर कीजिए, आपके पास बेनिफिट है। Correct. और लगता है टाइम नहीं है, टाइम के शॉर्टेज है, तो ठीक है यार जितना आता है उतना अच्छे से लिख दो वहां पे। और एग्जैक्टली लाइक टेक्निकल थिंग्स होते हैं कि डेफिनेशन एग्जैक्टली कोड करना है, तो वहां तो बेटर है कि एक बार रेफर कर लो, और जहां प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं वहां पे आप बना भी सकते हो। राइट, या सो थैंक यू चिराग फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका ये जो इंटरव्यू रहा है इससे बच्चों को काफी मदद मिलेगी, काफी हेल्प मिलेगा। कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक लॉस की इंपॉर्टेंस रियलाइज करेंगे कि यार ये सब्जेक्ट इतना स्कोरिंग है और इस सब्जेक्ट में अपन स्कोर कर सकते हैं। अगेन अपने को भेदभाव नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, भेदभाव कर देते हैं। एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करता, आईसीआई भेदभाव नहीं करता। इकोनॉमिक लॉस का 100 मार्क्स का वेटेज है, डीटीआईटीटी का भी 100 मार्क्स का वेटेज है, बट बच्चे भेदभाव कर जाते हैं। तो ठीक है यार, इजी है, थोड़ा टाइम कम ले लो, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दो, बट इट्स नॉट दैट कि आप कंप्लीटली इसे नेग्लेक्ट कर दो। आप इसे भी अगर इंपॉर्टेंस दोगे तो शायद यही सब्जेक्ट कारण बन जाएगा, रीजन बन जाएगा आपके ग्रुप क्लियर होने का या आपके सीए बनने का। एग्जैक्टली सर, काफी लोग अग्रीगेट में रह जाते हैं, बट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वी कैन टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग टू। इसमें आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको अग्रीगेट कंफर्म है कि आप उसमें नहीं जाओगे, so that's a surety you get for the next 2 papers also. Right. So thank you चिराग for your valuable time. Again इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें to appreciate the efforts of चिराग. I am very much sure that चिराग आगे चल के अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, और इस इंटरव्यू से काफी ऐसे हजारों स्टूडेंट्स होंगे जिनको बेनिफिट मिलेगा।
right? So all the very best everyone who are going to give exams in the upcoming attempt and in the future attempts, and all the very, very best to Chirag as well for his future endeavors. So all the very Thank you, best sir. Chirag, all the best everyone, all the best to everyone. Love you all, take care.